हेलो गाइस, आज से इस सीरीज में हम एक न्यू मानवा को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी कहानी शुरू होती है। हमें एक अपार्टमेंट दिखाते हैं और एक यूटा नाम का लड़का दिखाते हैं, जो हमारी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है। वो बताता है कि जब से मैं यूस मासा से हाई स्कूल के अंदर मिला था, 11 साल से मैं इस पैसों को तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसके साथ शादी करनी थी। लेकिन आंट, अगर आप मुझसे कहेंगे कि मुझे 1.5 मिलियन और देना होगा, तो सच में मैं इसे बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें उसकी गर्लफ्रेंड और उस गर्लफ्रेंड की मम्मी भी दिखाई जाती है, जो कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मैं अपनी डॉटर को यहाँ पर तुम्हें बेचने के लिए पैसे मांग रही हूँ, लेकिन अगर तुम अच्छे से मेरी बात को सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं अपनी प्रीसियस डॉटर को तुम्हारे साथ मैरी करने की परमिशन दे रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें सिंसियरिटी के तौर पर कुछ मनी को देना होगा, और यही आज के जमाने में प्रॉपर वे होता है। हम देखते हैं तभी उसका जो फादर था, मतलब कि स्टेप फादर होता है उसकी गर्लफ्रेंड का, वो बताने लगता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे जो फादर थे उन्होंने तुम्हारे लिए इनहेरिटेंस के तौर पर एक अपार्टमेंट को छोड़ के रखा है, और उसकी लोकेशन भी काफी ज्यादा अच्छी है, और वो यूनिवर्सिटी के काफी ज्यादा नजदीक भी है, जहाँ पर मेरे कजन्स अटेंड करते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं अरेंजमेंट को तैयार कर सकता हूँ। वो उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन एमसी इसे साफ मना कर देता है और कहता है, अंकल, जो डैड की कंपनी है उन्होंने वो मेरे लिए छोड़ा था, और मैं उसे इतनी आसानी से ऐसे नहीं बेच सकता। जो आंट होती है वो चिल्लाने लगती है, वो बताती है कि तुम बेच नहीं सकते, या फिर तुम बेचना नहीं चाहते। हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड कह रही होती है, मॉम आपको रुक जाना चाहिए, मैं इस चीज को हैंडल कर सकती हूँ। और हम देखते हैं वो यूटा के पास आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है, वो लोग उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते हुए उसकी गर्लफ्रेंड उससे कह रही होती है, मैम सही कह रही है, तुम्हें बस सिर्फ 1.5 मिलियन की तो बात है, उसे कैसे न कैसे करके तैयार करना है, जिसके बाद जो सारी सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। मुझे पक्का भरोसा है यूटा, तुम्हारे पास इसका सोल्यूशन तो जरूर से होने वाला है। एमसी कहता है, मजा तुम्हें तो मेरी फैमिली की सिचुएशन के बारे में सबसे अच्छे से पता है, क्या तुम्हें नहीं पता जो 8 मिलियन यून है मैंने पूरी जिंदगी में कमाए थे, ऑलरेडी वो मेरी लिमिट हो चुकी है, आखिरकार मैं और भी ज्यादा पैसे कैसे प्रोवाइड करने वाली हूँ। मासा कहने लगती है, अगर तुम सच में मुझसे बात मतलब कि मैरी करने चाहते हो, तो तुम जो एक्स्ट्रा पेमेंट है, मतलब कि अमाउंट है, उसे कैसे न कैसे करके तैयार कर लोगे। मुझे पता है कि तुम इस पैसे को कहीं ना कहीं से अरेंज कर सकते हो, और अगर तुम चाहो तो जो कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी है उनसे भी तुम उसे बोरो कर सकते हो। हम देखते हैं हमारे एमसी के पास कोई रास्ता नहीं होता। वो कहता है, ऑल राइट, मैं कैसे न कैसे करके पैसे का जुगाड़ कर लूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए होगा। हम देखते हैं वो वहां से जाने लगता है। वो बताता है कि जब मैं पैसे को तैयार कर लूंगा तो हम तुरंत ही यहाँ पर शादी करने वाले हैं। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो बताने लगती है कि तुम्हें एक चीज को बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी वो तुम्हारी होने वाली है, और मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ कि तुम जो पैसे हैं उसे जरूर तैयार कर लोगे। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम एक कॉफी शॉप में देखते हैं एमसी एक प्लेट प्लेस पर बैठकर कुछ नाश्ता कर रहा था। तभी उसके साथ वाले दो बंदे आ जाते हैं। वो बताने लगते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले लंच क्यों कर रहे हो, और तुमने तो काफी ज्यादा कम खाने में कर दिया है। तो एमसी बताता है, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे मैरी करने के लिए पैसे की जरूरत है, जो कि काफी ज्यादा पैसे की जरूरत है। तभी हम देखते हैं उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी उसी की साइड वाले टेबल पर बैठी हुई थी, जो कि उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी एक दोस्त भी होती है, जो कहने लगती है, मासा क्या यहाँ पर ये सच है कि तुम यहाँ पर शादी करने वाली हो? मासा कहने लगती है, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? तुम आखिरकार अगर पैसों के लिए मुझसे बात करना चाहती हो तो इसका कोई भी रास्ता नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन उसकी जो दोस्त थी वो बताने लगती है, कम ऑन, कि तुम जब भी बात करती हो पैसा पैसा और पैसे की ही बात क्यों करती हो? क्या तुम्हारा जो फियांसे है वो एक अच्छी फैमिली से लैंडलॉर्ड नहीं होने वाला? तभी हम देखते हैं जो मासा होती है वो काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बना रही थी, और बताने लगती है, वो जो बंदे की तुम बात कर रहे हो वो सबसे खराब बंदों में से एक आ गया, जिस दिन के बाद उसने मेरे साथ यहाँ पर स्लीप कर लिया था। उसी टाइम के बाद उसका जो एटीट्यूड है वो पूरी तरीके से बदल गया था, और उसने मुझे यहाँ पर सर्वेलेंस के तौर पर 1 लाख यौन भी दिए थे। इसके बाद उसने मुझे कहा था कि मुझे कभी भी यहाँ पर फिर से परेशान करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। लेकिन जो मनी थी वो मेरे लिए काफी नहीं थी, वो मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में होटल की मील भी यहाँ पर पूरी नहीं करने दे सकती। हम देखते हैं उसकी दोस्त काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, तो और कहने लगती है, तो आखिरकार तुम किससे शादी करने वाली हो? अब तुम्हें ये मत कहना कि तुम उस बंदे से शादी करने वाली हो। तब भी मासा कहने लगती है, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे 2 दिन के पहले ही पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, और अगर यहाँ पर मैंने जल्दी शादी नहीं की तो जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाएंगी। और वो बताते हैं, एक बार मेरे पास मेरा बच्चा आ जाएगा तो मैं किसी और मैन के साथ आराम से शादी कर सकती हूँ, और जो अभी का बंदा होने वाला है उसकी प्रॉपर्टी पे मेरी नजर बनी हुई है, और मैं उसे सेटलमेंट कराकर उसे एक लात मारकर यहाँ से निकाल देने वाली हूँ। इस सारी बातों को हमारा एमसी सुन रहा था और तुरंत ही खड़ा हो जाता है। वो काफी ज्यादा शॉक्ड में लग रहा था। तभी हम देखते हैं मासा उसे बुलाने लगती है, लेकिन उसने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, वो उसे एक वेटर समझ रही थी। वो बताती है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम हमारे लिए कुछ वाटर को लेकर आ सकते हो? लेकिन एमसी कुछ जवाब नहीं देता, जिस वजह से मासा चिढ़ जाती है और उसे चिल्लाने लगती है, बताने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर जल्दी करना चाहिए, आखिरकार तुम रिस्पॉन्ड करने में इतना ज्यादा टाइम कैसे ले सकते हो? एमसी का दिमाग यहाँ पर खराब ही होते जा रहा था, और वो वहां से जाने लगता है। जो मासा थी उसे चिल्लाते ही जा रही थी। वो बोलती है, मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी होगी। तभी सीन यहाँ पर स्टाफ रूम के अंदर आ जाता है। हमारा एमसी बैठे हुए काफी ज्यादा उसके सिर में दर्द होने लगता है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। लेकिन तभी उसे कॉल आता है जिसके अंदर कोई बोलता है, यूटा, मैंने सुना है कि जो साकी चान है वो टोक्यो से यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर मूव कर रही है, तो तुम्हें उसे पिक करने के लिए एयरपोर्ट पे जाना है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो सामने वाले बंदे से कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, मेरे पार्ट टाइम जो शिफ्ट थी वो अभी अभी खत्म हुई है, तो मैं वहां पर चला जाता हूँ। हम देखते हैं वो नहाने के लिए चला जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा था, मनी मनी और मनी, सभी लोगों को मनी की यहाँ पर क्यों जरूरत होती है? आखिरकार उसके अलावा लोग किसी बारे में और क्यों नहीं सोचते? लेकिन तभी उसे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, प्लेयर एंगर जो है वो अपने पीक पर पहुंच चुका है, जिससे रिजोल्व करने के लिए हम लोगों ने जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसे मॉडिफाई कर दिया है, और साथ ही में जो मनी की वैल्यू थी वो 1
मिलियन टाइम यहाँ पर करंट वैल्यू से कम कर दी गई है। जिसके बाद वो बताता है सैन और जो रैन है वो रिपोर्ट मतलब की करंटली यूनिट को जो पैसे की यूनिट होती है उसे रिस्टोर कर दिया है, जो पुराने जमाने में यूज की जाती थी लेकिन अब उसे भुला दिया गया है। और वो बताता है कि जो करंट एसेट हमारे एमसी के बैंक अकाउंट में मौजूद होगा वो हर दिन यहाँ पर इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट रेट के साथ बढ़ता चला जाएगा और डेली उसका जो इंटरेस्ट होने वाला है वो 5000 योन से बढ़ता ही जाएगा। लेकिन एमसी को समझ में नहीं आता, बस शौक था कि आखिरकार मुझसे कौन बात कर रहा है और उसे लगने लगता है कि स्ट्रेस के कारण शायद उसकी दिमागी हालत जो थी खराब होती जा रही थी। वो वहां पर एक बस के अंदर पहुंच जाता है और पहुंचते ही वो कहने लगता है आखिरकार जो एयरपोर्ट के अंदर पहुंचने की जो फेयर है वो कितनी होने वाली है। सभी लोग इस बस के अंदर बैठे हुए हंसने लगते हैं। वो कहने लगते हैं आखिरकार ये किस तरीके का जोक है, क्या तुम अभी अभी सोकर उठ कर आए हो और अभी तक तुम्हारी नींद नहीं खुली। तभी एक बंदा कहता है तुम येन को कैरी कर रहे हो और साथ ही में बस को राइड कर रहे हो, ये तो ऐसा लगता है कि तुमने एक लॉटरी को जीत लिया होगा। तभी दूसरा बंदा कहता है एग्जैक्टली, आखिरकार तुम कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना कर लो लेकिन 2 सेंट को एक मंथ में कमाना ये काफी ज्यादा अच्छा गुड माना जाता है, लेकिन इससे ज्यादा तो एक मजाक के लायक बन जाता है। एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो सोचने लगता है कि एयरपोर्ट इतना ज्यादा दूर भी नहीं है तो इसका जो वो इतना ज्यादा पास भी नहीं है, अगर इसके लिए हम एक 1000 एन देने वाले हैं तो इसके लिए इतना ज्यादा क्रेजी तरीके से एक्ट करने की क्या जरूरत थी। तभी वो ड्राइवर से पूछने लगता है ड्राइवर क्या मुझे बता सकते हो कि आखिरकार मुझे कितने पैसे की जरूरत है, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट जल्दी जाना है। हम देखते हैं तभी एक और बंदा उठता है और वो बताता है तुम्हें यहाँ पर अगर तुम अपनी बॉडी को भी यहाँ पर बेच देते हो तो तुम्हारे पास एक सिंगल एन नहीं आने वाला, तो तुम्हें प्रिटेंड करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि तुम इतने ज्यादा रिच हो और आखिरकार ऐसा करने के बाद भी तुम्हें क्या मिल जाएगा। वो बताता है सीरियसली अगर क्या तुमने अपने आप को प्रॉपर्ली आईने के अंदर देखा है कि नहीं, और यहाँ पर तुम मजाक करने के लिए और दूसरों को परेशान करने के लिए आ चुके हो, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा बदतर होते जा रहे हो। लेकिन एमसी उसे चिल्लाता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं तो बस मैं यहाँ पर चढ़कर उसके पैसे को देकर एयरपोर्ट जाना था चाहता था, क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा? लेकिन फालतू की बातें तुम सारे लोग करते जा रहे हो। और रही पैसों की बात तो मेरे पास अभी कम से कम 200 यान तो मौजूद ही है, लेकिन लोगों को अभी भी बिल्कुल यहाँ पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो बंदा कोट पैंट पहने हुए था वो बताने लगता है, वो कहता है पुअर थिंग अब मैं तुम्हें यहाँ पर असली में बताता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बस में ट्रेवल करने के लायक हूँ। मेरी जो कार है वो मेंटेनेंस पे चली गई है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेवल कर रहा हूँ। यूजुअली मैं 2 सेंट से ज्यादा यहाँ पर जो मंथली सैलरी के बेसिस पर कमाता हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जो बस का फेयर है उसे भी यहाँ पर कवर कर सकता हूँ। एमसी को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे लगने लगता है कि यहाँ पर कोई प्रैंक शूट हो रहा है। वो कैमरे को देखने लगता है लेकिन फिर भी उसे कैमरा नजर नहीं आता। ड्राइवर कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर बैठना है तो बैठो, यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं, अदरवाइज तुम बस से उतर सकते हो। एमसी यहाँ पर अपने 200 एन को निकाल लेता है और उसे उछालने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा सेक्ट हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हैं, ये तो 100 यान है। और वो बिल्कुल सही कह रहा था। जो कोट पैंट पहन वाला बंदा था वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एमसी को तभी कुछ याद आने लगता है कि ये पैसे को लेकर इतने ज्यादा क्रेजली तरीके से यहाँ पर एक्ट कैसे कर रहे हैं। जब वो नहा रहा था उसे एक वॉइस आई थी, तो उसने कुछ रियलिटी के बारे में कुछ कहा था और कुछ सिस्टम टाइप का था जैसे दुनिया चेंज हो गई हो, उसे कुछ क्लियरली याद नहीं आ रहा था। तभी वो अगर मैं तुम्हें 100 यान अगर देता हूँ तो क्या तुम मुझे यहाँ पर चेंज दे पाओगे? तो ड्राइवर कहने लगता है कि तुमने अचानक से मुझे 100 यान के छुट्टे मांगे तो आखिरकार मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट जाने के लिए सिर्फ टॉन मोन की जरूरत है और इतना ज्यादा कोई भी चेंज प्रिपेयर करके नहीं रख सकता। तो एमसी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बताता है 100 यान काफी ज्यादा पैसे बन चुके हैं और सभी लोग उसे ही देखे जा रहे थे। वो समझ जाता है कि ये काफी ज्यादा खराब भी हो सकता है, लोग मुझे स्कैम भी कर सकते हैं और इसीलिए उसे प्रिटेंड करना होगा कि उसे कुछ भी नहीं पता है और वो बस से उतर जाएगा। हम देखते हैं वो बस से उतर जाता है और वो बताता है एक चीज सिंगल पॉइंट न्यू ब्रांड फोन है, उसको यहाँ पर सिर्फ 17 सेंट पर पड़ चुका है और एक रोलेक्स वॉच है वो बने यान पर पड़ जाती है। बने यान मतलब कि 1 रुपए के समान होता है, तो उसे आप समझ जाएगा। इसके बाद वो सोचता है कि उसके पास यहाँ पर 10,000 यान का बिल जो मौजूद है और जिसे उसने अपनी सैलरी के तौर पर अभी जो कैफे था उससे अर्न किया था। वो सोचने लगता है कि इसका क्या करना चाहिए, क्या ये यूजलेस हो चुका है, लेकिन वो सोचता है कि मुझे एक बार बैंक जाकर चेक कर लेना चाहिए। वो बैंक पर जाता है और हम देखते हैं हमारा एमसी का टर्न भी आ जाता है। एक लड़की बैठी हुई थी, वो पूछती है कि थैंक्स फॉर वेटिंग, आखिरकार मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? एमसी बताता है कि उसे पैसे को डिपॉजिट कराना है। तो वो लड़की पूछती है आखिरकार तुम कितना डिपॉजिट कराना चाहते हो? तो एमसी कहता है कि मैं सारे पैसे जो कि 10,000 नहीं 1 लाख यान है उन्हें सभी डिपॉजिट कराना चाहता हूँ और साथ ही में मैं ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल पेमेंट को भी एक्टिवेट कराना चाहता हूँ। जो लड़की थी वो तुरंत ही शॉक्ड हो जाती है। वो बताने लगती है ये तो काफी ज्यादा मनी है और मैं अपने बलबूते पर इसे हैंडल नहीं कर सकती, क्या तुम मुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम दोगे? मैं जो ब्रांच मैनेजर है उसे तुरंत ही फोन कर देती हूँ। जिसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो सारे पैसे को जांच लेती है जिनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और वीआईपी रूम में आ जाती है जहां पर एमसी बैठा हुआ था और बताती है जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और क्या हमें जो तुम्हारे सारे पैसे हैं उन्हें डिपॉजिट कर देना चाहिए। लेकिन एमसी बताता है जरा रुको, मुझे कुछ पैसों को बचा लेना चाहिए मेरे एक्सपेंसिव के लिए। लेकिन तभी उनके रूम में यहाँ पर कोई एंटर कर जाता है, वो और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड थी जो एक आदमी के साथ आई हुई थी और शादी में कहती है डार्लिंग मैंने वैसा ही करा कि जैसा कि तुमने मुझसे कहा था, जो पैसे वाला आदमी है सुन मेरे साथ शादी करने वाला है और काफी ज्यादा पैसे भी देने वाला है और जिसके बाद मैं एक शादीशुदा औरत
औरत बन जाऊंगी। क्या ये एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं वो उसके पीछे हाथ लगाता है और कहता है क्यों नहीं, अगर किसी और की जो वूमन होती है उसे चुराने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं। लेकिन तभी एमसी कहने लगता है मियाबी, मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरीके की एक औरत निकलोगी। जो मियाबी थी, मतलब कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है, वो शॉक्ड हो जाती है और कहते हैं यूटा आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी कहती है हाँ तुम्हें तो यहीं पर होना चाहिए, शायद तुम लोन के एप्लीकेशन को यहाँ पर देने के लिए आए होगे। लेकिन एमसी कहता है लोन, आखिरकार तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इस जैसी सिचुएशन में तुम्हारे साथ शादी करने वाला हूँ। लेकिन जिस पर से जो लड़की थी वो चिढ़ जाती है और कहने लगती है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम, मेरे जैसी ग्रेट वूमन, मेरे जैसी इतनी अच्छी बॉडी वाली भी वूमन होती है, उनका एक हस्बैंड और बॉयफ्रेंड होना इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम है फालतू की बकवास करने का, तो वो समय तुम्हें यहाँ पर जो पैसे हैं उन्हें अरेंज करने के लिए लगा देना चाहिए। एमसी कहता है कि अब तो मुझे भरोसा हो चुका है कि तुम सबसे निचले दर्जे वाली वूमेन हो सकती हो, लेकिन मुझे माफ करना, जैसे कि मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है तो अब मुझे यहाँ पर चलना चाहिए। लेकिन जो लड़की थी, मतलब की जो रिसेप्शनिस्ट होती है, वो कहने लगती है मिस्टर अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो तो हमारे जो ब्रांच मैनेजर वो पर्सनली आकर तुम्हें ग्रीट करना चाहेंगे। लेकिन हम देखते हैं एमसी को, जो मियाबी के साथ मतलब की आदमी आया था, वो उसे रोक लेता और कहता है जरा रुको, इस यंग मैन को जो ब्रांच मैनेजर खुद ग्रीट करना चाहता है, आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उससे पहले तुमने मेरी मियाबी को इंसल्ट किया है, उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी होगी। एमसी कहता है आखिरकार तुम समझते क्या हो अपने आप को, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो, तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम मुझे काफी ज्यादा वैसे भी डिस्गाइज कर रहे हो, लेकिन इसके बाद मेरे से माफी मांगने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। हम देखते हैं वो बंदा काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है क्या क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं आखिरकार कौन हूँ, मैं यहाँ पर त्यान रेओ ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। क्या तुम्हें पता है कि हमारी जो कंपनी थी हर साल कितने ज्यादा एन को यहाँ पर टैक्स के रूप में पे करती है, जितना कि तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुम नहीं कमा सकते। और वो हम देखते हैं एमसी से कहने लगता है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे जो ट्रांजेक्शन है उसे बैंक के जरिए इमीडिएटली स्टॉप करा सकता हूँ। तभी दो गार्ड आ जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। वो बंदा बताता है ये परफेक्ट टाइमिंग है, यहाँ पर कोई जो है इस वीआईपी रूम के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, इसे जल्दी से यहाँ पर बाहर निकाल दो। लेकिन हम देखते हैं जो गार्ड था वो बताता है ये पर्सन हमारा वीआईपी नहीं है, बल्कि वीआईपी में भी काफी ज्यादा वीआईपी मेंबर है। वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और कहता है आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब। तभी ब्रांच मैनेजर भागते हुए काफी ज्यादा हड़बड़ाहट में वहां पर आ जाता है और कहने लगता है मिस्टर मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा वेट कराया, मेरा नाम मैं यहाँ का ब्रांच मैनेजर वो कासू हूँ। जैसे ही मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना पर्सनल काम छोड़कर तुम्हें पर्सनली ग्रीट करने के लिए आया हूँ। वो बताने लगता है तुमने यहाँ पर सिग्निफिकेंट बल्ले के यान को हमारे बैंक में डिपॉजिट किया है, जिस वजह से हम आपको जो ब्लैक डायमंड कार्ड है उसे इशू कर देते हैं। एडिशनली हमारी जो सर्विस है आपके लिए 24/7 वीआईपी सर्विस है, यहाँ पर ट्रीटमेंट चालू रहेगी। हमारा एमसी कहता है तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड और उसके साथ में जो आदमी था वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो इम्पॉसिबल है मैनेजर, आखिरकार ये नकली मनी भी हो सकती है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है हाँ सही, इसके पास इतने ज्यादा पैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लेकिन जो ब्रांच मैनेजर था वो बताने लगता है क्या तुम मेरे यहाँ पर जो काम करने के तरीके है उसके ऊपर और बैंक की रेपुटेशन के ऊपर उंगली को उठाना चाहते हो, क्या तुम हमारे रेपुटेशन के ऊपर क्वेश्चन करना चाहते हो। अगर तुमने और भी ज्यादा हमारा एस्टिमेट गैसेस जो क्लाइंट है उसकी डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश की तो हमारी जो बैंक है वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। और मुझे पता है कि जो हमारी बैंक है वो आसानी से तुम्हारे फ्यूचर के जो लोन्स है उन्हें भी यहाँ पर कट कर सकती है। जिस वजह से वो बंदा घबरा जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, और रोने लगता है कि अगर हमारे लोन जो है वो स्टॉप कर दिए जाते हैं तो हमारी कंपनी तुरंत ही यहाँ पर बैंकरप्ट हो जाने वाली है। हम देखते हैं जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी उसके घुटनों पर आ जाती है और कहने लगती है यूटा मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा गलत हूँ, मुझे इस ओल्ड मैन की साइड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। आफ्टर ऑल यूटा तुम ही यहाँ पर वो बंदे हो जिसे मैं अपने पूरे दिल से चाहती हूँ। और रोते जा रही थी। लेकिन एमसी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और कहता है मैनेजर इन लोगों को यहाँ पर मेरे नाम से अलग कर दो और बैंक से बाहर निकाल दो। मैनेजर भी ऐसा ही करता है, उसके गार्ड उसे लेकर यहाँ पर बाहर फेंक देते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं एमसी एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था, लेकिन वो एयरपोर्ट के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका था क्योंकि बैंक ब्रांच मैनेजर ने उसे काफी ज्यादा टाइम के बाद वहां से छोड़ा था। वो सोचने लगता है कि मुझे यहाँ यही सोचता हूँ कि वो यहाँ से चली ना गई हो या तो कहीं और यहाँ पर अपने आप से घूमने लगी हो। लेकिन तभी कोई उसे पीछे से टच करता है और कहता है गॉडनेस यूटा आखिरकार तुम कितना ज्यादा लॉन्गर मुझे वेट कराना चाहते थे अपनी क्यूट लिटिल सिस्टर को। हम देखते हैं वो एक लड़की होती है जो कि इसकी लिटिल सिस्टर होती है जिसका नाम साकी था। वो कहने लगती है कि तुम्हें मुझे एक लंबी और काफी ज्यादा बड़ी ट्रीट देनी होगी, तुमने मुझे काफी ज्यादा वेट कराया। वो कहने लगता है सॉरी मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे काफी ज्यादा काम आ चुके थे, लेकिन मैं तुम्हें ट्रीट पक्के से कर दूंगा, वो भी काफी ज्यादा अच्छा। लेकिन जिसके बाद जो साकी थी वो कहने लगती है कि यहाँ पर हम आइसक्रीम खाने जा सकते हैं। एमसी सोचने लगता है जो साकी है वो हमेशा की तरह काफी ज्यादा एडोरेबल है। एमसी कहता है हाँ ये काफी ज्यादा हॉट है तो हमें यहाँ पर जाकर जो कुछ ड्रिंक्स है उन्हें पहले पी लेना चाहिए। जिसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। एमसी कहता है जैसा कि मुझे पता है यहाँ पर स्टारा मौजूद है जो हमारे काफी ज्यादा नजदीक है, हमें वहां पर जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं साकी थोड़ा शॉक से हो जाती है और कहती है यूटा ये तुम्हें इतने ज्यादा जो एयरपोर्ट के पीसेस हैं मतलब की प्राइजेस हैं तुम्हें पता है यहाँ पर काफी ज्यादा होते हैं, हम कुछ बाहर जाकर खा सकते हैं, तुम्हें यहाँ पर पैसे वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन तभी कोई आता है जो एमसी से टकरा जाता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं वो 3 बंदे होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में साकी के क्लासमेट होने वाले थे। एक बंदा जिसका नाम सिंजी यमाड़ा होता है वो बताने लगता है क्या ये यूटा है मतलब की साकी है, और क्या तुम लोग यहाँ पर स्टारा में कॉफी पीने के लिए जा रहे हो तो मैं तुम्हें ट्रीट कर सकता हूँ। और उसके जो साथी थे वो उसके लिए मजाक उड़ा रहे थे। वो बताते हैं ये तुम्हारे साथ में जो बंदा है उसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता जो स्टारा के अंदर कॉफी भी यहाँ पर परचेज कर सकता होगा। जो लड़की थी वो भी उसका मजाक बनाने लगती है। वो बताती है इसके जो क्लॉथ है वो काफी ज्यादा सेमी है, स्टारा में कॉफी की जो कॉस्ट होती है 5 रन पर कप होती है, और क्या तुम्हें पता है कि तुम वहां पर
जाकर बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। एमसी कहने लगता है साकी, क्या तुम इन लोगों को यहाँ पर जानती हो? साकी बताता है कि मैं इन लोगों से अभी अभी मिली थी और उनका कहना है कि वो लोग मेरे सेम यूनिवर्सिटी में क्लासमेट होने वाले थे, लेकिन तुम्हें इनको ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। एमसी बोलने लगता है these days जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने पेरेंट्स की मनी को काफी ज्यादा यहाँ पर लीच करते रहते हैं और ऐसे एक्ट करते हैं कि जो उन्हीं की मनी हो। हम देखते हैं जो सिंजी यमाड़ा होता है वो बच्चों काफी ज्यादा उसे चिढ़ाने लगता है और वो कहता है वो लोग वहां पर जा तो रहे हैं, लेकिन मुझे देखकर लगता है उसके पास तो वहां पर बॉटल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। और उसके साथ में जो लड़की थी वो कहने लगती है हमें इसे छोड़ देना चाहिए संजी, और इससे हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, और हमको इन जैसे जो पार्वटी रफ होते हैं उन लोगों से काफी ज्यादा दूर होना चाहिए और हमें इन जैसे लोगों की अटेंशन की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन तभी एमसी को एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें उसे 2 घंटे के अंदर जो 1 यन है उसे स्पेंड करना होगा और उसके बदले में उसे फिजिकल एनहेंसमेंट का जो बोनस है वो मिल जाएगा। एमसी कहता है ये परफेक्ट टाइम है और वो अपने पैसों को यहाँ पर बर्बाद करने के लिए जाने लगता है। अभी हम सिंजी और उसके साथ में जो लड़की थी उसे देखते हैं, वो कहने लगती है तुम्हें इन गरीबियों के साथ यहाँ पर टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें ऑलरेडी चलना चाहिए, क्योंकि मेरी जो थ्रोट है वो काफी ज्यादा सूख चुकी है। और वो अजीब से एक्सप्रेशन दे रही थी, ये काफी ज्यादा कमीनी लड़की शकल से ही दिखाई दे रही थी कि इसने पैसे देखे नहीं कि अपनी मुंह खोलना चालू कर दिया। लेकिन उसे देखकर लड़का भी पिघल जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें हर चीज पिला सकता हूँ जो तुम्हें यहाँ पर पीने के लिए चाहिए थे। लेकिन तभी उसके साइड से काफी ज्यादा लोग भागते हुए दिखाई दे रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आता और वो चिल्लाने लगता है आखिरकार तुम लोग कहाँ पर भाग रहे हो, तुम्हें देखकर चलना चाहिए। लेकिन हम 2 लड़कियों को देखते हैं वो बात कर रही होती है, क्या तुमने यहाँ पर सुना है अपेरेंटली यहाँ पर एवरीथिंग जो स्टारा के अंदर मौजूद है वो पूरी तरीके से फ्री हो चुका है। लड़की कहती है मुझे यहाँ पर नहीं पता, लेकिन हमें जाकर चेक करना चाहिए। इस चीज को सुनकर वो तीनों बंदे भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं आखिरकार स्टारा के अंदर जो सारी चीजें हैं वो फ्री में कैसे मिल सकती हैं। वो वहां पर जाता है और जो लड़की वहां पर काम करती है उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या सब कुछ फ्री में मिल रहा है। वो बताती है हाँ, या आज के लिए जो कुछ भी अंदर मौजूद है वो सब कुछ फ्री है, तुम लोग कुछ भी एंजॉय कर सकते हो। वो बताती है हमारे साथ कस्टमर मौजूद है जो इन सारी चीजों की जो फीस है उसे कवर करने वाले हैं, जो और कोई नहीं बल्कि यूटा होता है। यूटा कहता है सेंसी आज कुछ ज्यादा ही गर्मी मौजूद है, तुम सभी को फ्री ड्रिंक्स है वो मेरी तरफ से, तुम जितना चाहो उतना ज्यादा पी सकते हो। सभी लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और यूटा को खुशुक्रियां भी कहते रहते हैं। एमसी यहाँ पर साकी को कहता है कि आखिरकार तुम्हें इसे का जो टेस्ट है वो पसंद आया कि नहीं, तुम्हें सारी चीजें कैसी लगी। हम देखते हैं साकी भी काफी ज्यादा खुश लग रही थी, वो बताती है ये काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन बस थोड़ी सी बिटर है। हम देखते हैं तभी सिंजी वहां पर आ जाता है और कहता है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो एमसी कहता है आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें यहाँ पर चिंता है कि तुम्हें तुम्हारा वाला शेयर यहाँ पर नहीं मिलने वाला। तो बताता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी जो ड्रिंक है उन्हें खरीद के दे दूंगा। सिंजी कहने लगता है तुम पुअर पीपल इस तरीके से एक्ट करते हो कि तुम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा अमीर हो, वो भी बस तुम्हारे पास कुछ फ्यू सेंट क्या आ जाते हैं, तुम लोग तो ऐसे ट्रीट करने लगते हो कि ये दुनिया ही मेरी हो जाने वाली है। लेकिन वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि इस जैसे जो डर्टी और चीप ड्रिंक्स की कॉफी है उसे मैं पीना पसंद करूंगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ जो चीप कॉफी है वो इतनी ज्यादा यहाँ पर खराब है कि उन्हें जो डॉग्स है वो भी पीना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हम देखते हैं बाकी सभी लोग इस चीज को पी रहे थे और उसकी बातों को सुनकर वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और सिंजी को काफी ज्यादा गुस्से भरी नजर से देखने लगते हैं जैसे कि वो लोग इसे कूट देने ही वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एमसी कहता है आखिरकार तुम्हारे पास क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ, तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम्हें जल्दी खत्म कर देना चाहिए। सिंजी चिड़चिड़ाते हुए काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगता है कि मुझे तुम जैसे जो प्योर पीपल है उनकी ड्रिंक्स की कोई भी जरूरत नहीं है, जो कभी भी यहाँ पर विदेश बिल्कुल भी नहीं गए हैं और आखिरकार इन जैसी ड्रिंकों को कोई भी नहीं पी सकता। लेकिन अब बहुत ज्यादा हो चुकी थी, सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। वो कहने लगते हैं हे किड आखिरकार तुम्हारा कहने का क्या मतलब पुअर पीपल, क्या तुम सोचते हो पहले मतलब कि बोलने से पहले क्या सोचते हो, और तुम्हें सोच लेना लेकिन देख लेना चाहिए कि आखिरकार तुम यहाँ पर किससे बात कर रहे थे। एक बंदा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो चुकी है उस बंदे को क्रिटिसाइज करने की जो फ्री में किसी को फेवर करना चाहता है, आखिरकार इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। और वो सभी लोग मिलकर हम देखते हैं सिंजी को पीटने लगते हैं। सिंजी यहाँ पर साउटा से मदद मांगता है जो कि लड़की होती है और उसका एक और दोस्त होता है, जो लोग वहां पर मौजूद थे वो कहने लगते हैं क्या ये लोग भी इसके साथ में मौजूद हैं। लेकिन जो लड़की और वो लड़का था दोनों ही मना कर देते हैं कि हम लोग इसके साथ बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तभी यूटा वहां पर आ जाता है और कहता है यू ब्रेड अगर तुम्हें यहाँ पर लगता है कि तुम मेरी सिस्टर के साथ हुकअप कर सकते हो तो तुम्हें इसके लिए थोड़े अपने माइंड को चेंज कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं सिंजी और जो यूटा था वो वहां से जाने लगते हैं। सिंजी कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने इतने ज्यादा पैसे को बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन यूटा कहता है कि तुम्हारा ब्रदर के पास अब काफी ज्यादा पैसे आ चुके हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, आखिरकार कोई भी मेरी सिस्टर के यहाँ पर नीचे दिखाने की कोशिश कैसे कर सकता है। और जो सिंजी थी लेकिन जो साकी थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है यूटा जो है काफी ज्यादा कूल है। हम देखते हैं टैक्सी स्टैंड पर वो पहुंच चुके थे और हमारे एमसी का जो मिशन था वो भी कंप्लीट हो जाता है। वो सोचने लगता है ये काफी ज्यादा क्लोज था, मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था आखिरकार स्टारा में जो डेली सेल्स होती हैं उन्हें मैं इस तरीके से परचेज कर सकता हूँ, ये तो एक सपने के समान है और वो भी एक सिंगल यन में ये सारी चीजें मिल जाती हैं। हम देखते हैं उसे मिशन पूरा करने पर जो फिजिकल एनहेंसमेंट का जो पिल थी वो मिल जाती है। वो सोचने लगता है खाकर मुझे क्या असर होने वाला है। सिस्टम बताता है कि उसका जो स्टेमिना था वो ऑर्डिनरी पीपल से 3 टाइम तक बढ़ चुका है और उसकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं साकी और वो दोनों ही स्टैंड पर वेट करने लगते हैं लेकिन उन्हें टैक्सी बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तभी जो साकी थी वो एक कार को देखती है और बताती है ये कार काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और वो कार आकर उनके सामने रुक जाती है। उसके अंदर एक लड़की बैठी हुई थी, वो यूटा से कहने लगती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है मैनेजर यांगी, मैं अपनी जो लिटिल सिस्टर है उसे पिकअप करने के लिए आया था और मैं इसके बाद उसे यूनिवर्सिटी रूम में ले जाने वाला था। साकी कहने लगती है क्या तुम इसे यहाँ पर जानते हो यूटा। तो
जो मैनेजर होती है वो कहने लगती है वेट, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है वो आफ्टरनून में होने वाला है। एमसी कहता है ऑलराइट, मैं तो इसे यहाँ पर भूल ही चुका था। वो सोचने लगता है कि मुझे और भी ज्यादा जो मनी है उसके लिए स्ट्रगल करने की कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो कुछ और ही है जिसके लिए मैं काफी ज्यादा महीनों से प्रिपेयर कर रहा था। तो साकी थी जो कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम जाकर अपने काम कर सकते हो यूटा, मैं अपने आप से यहाँ पर चले जाएंगे। बिसाइड तुमने मुझे कभी भी नहीं बताया कि तुम इतने ज्यादा जो ब्यूटीफुल वुमन है उसके साथ यहाँ पर काम करते हो, तो तुम्हें ये मौका इसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। लेकिन एमसी कहने लगता है आखिरकार तुम क्या कह रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे और मैनेजर है यांगी के बीच में। मैनेजर कहने लगता है क्या तुमने यहाँ पर कुछ कहा, तो यूटा शर्माते हुए कहने लगता है नहीं नहीं, मैं गाड़ी में आ जाता हूँ। और वो मनी में सोच रहा था मैं हमेशा से जो मनी है उसमें फंसा रहता था, और जो मेरी सैलरी थी वो काफी ज्यादा लो थी, लेकिन मनी मन वो भी जो मैनेजर यांगी उसे पसंद किया करता है। और वो लोग कार में बैठकर जाने लगते हैं। मैनेजर कहते हैं तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर मौजूद है तो तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और तुम्हें जो प्रोजेक्ट है उसे अच्छे से पास करना होगा, जिस वजह से तुम्हें जो काफी ज्यादा 100 ओपियन है वो उस बोनस के लिए मिल जाएंगे। तो मैं मतलब कि जो एमसी कहता है यहाँ मुझे इस बारे में पता है कि मैं इस बार जो मैनेजर यांगी की जो ट्रिक्स थी उसमें फंस चुका था, लेकिन मैं अच्छे से इस चीज को पूरा करने वाला हूँ। और वो लोग जल्दी वहां पर स्पीड बढ़ाकर जाने लगते हैं। हम देखते हैं जो मैनेजर थी वो बताने लगती है तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा हुनर होना चाहिए कि तुम मेरी ट्रिक्स में आ चुके हो, जिस वजह से तुम पैसे भी कमा सकते हो। हम देखते हैं वो एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमें एक बंदा दिखाया जाता है, मैनेजर कावाई का एक ब्रदर जिसका नाम ओगाटा काउसोके होता है। वो बताने लगता है इन सारी चीजों को यहाँ से फेंक दो। एमसी कहता है आखिरकार इस सारी चीजों को क्या मतलब है। वो बंदा बताता है यूटा तुम्हारी जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो सीट थी अब और ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाली। मेरा जो ब्रदर इल्लो है वो मैनेजर है और उसने मुझे कहा है कि उसकी जो प्ले मतलब तुम्हारी जो प्लेस है अब से मैं संभालने वाला हूँ। लेकिन एमसी कहता है कि आखिरकार तुमने मेरे सामान को कैसे फेंका, जो सामान है वहीं के वहां रख दो जहाँ से तुमने उठाया था। वो बंदा कहने लगता है आखिरकार मैं इसे क्यों रखने वाला हूँ, और अपने हाथ को उठाकर कहने लगता है पुअर गाय तुम आखिरकार मुझसे सारी चीजें फाइट के अंदर सेटलमेंट करना चाहते हो। और वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन एमसी उसके हाथ को पकड़कर उसे मोड़ देता है, जिस वजह से वो बंदा काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है छोड़ो जरा छोड़ो, ये काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। हम देखते हैं वो बंदा सोच रहा था कि ये कब से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका है। एक बंदा और वहां पर आ जाता है जो कहता है उसके हाथ को तुम जल्दी से छोड़ दो, और वो और कोई नहीं बल्कि इसका ब्रदर इन लॉ होता है। वो कहता है तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम्हारी जो प्रेजेंटेशन है वो ओटा का यहाँ पर प्योरी करने वाला है। लेकिन एमसी कहता है कि तुम इतने लास्ट टाइम पे प्लान को कैसे चेंज कर सकते हो, जो सारे प्लानिंग और क्रिएशन है वो मैंने की है पूरी यहाँ पर स्क्रैच से, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आकर तुम इसे चेंज करना चाहते हो, आखिरकार इसका क्या मतलब है। तो मैनेजर कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है तो तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन तभी कोई डेस्क पे हाथ मारते हुए कहता है कि मैं इस चीज को कभी भी नहीं होने दूंगी। वो और कोई नहीं बल्कि मैनेजर यांगी होती है। वो बताती है कि जो प्लान है डेवलपमेंट का पूरा यूटू ने किया है, शुरुआत से ही सारी चीजें उसने की है, उसकी कोई भी रिप्लेसमेंट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मैनेजर था वो कहने लगता है यांगी इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, मेरे मैटर में बीच में मत पड़ो। तो जो मैनेजर थी वो बताने लगते हैं कवाई एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव होने के तौर पर तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है, मेरे जो डायरेक्टर सबऑर्डिनेट है उसे मेरी मर्जी के ऑर्डर देने की, और या फिर जो प्रेजेंटेशन है वो फेल हो जाती है, क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाते हो। मैनेजर कहता है ऑलराइट, तुम्हें सारी चीजें बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आ जाने वाली हैं, और वो वहां से जाने लगता है। मैनेजर यांगी कहते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें बस प्रेजेंटेशन के ऊपर और उसकी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, और वो वहां से जाने लगती है। एमसी सोचने लगता है मैनेजर यांगी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने काम के मुताबिक, लेकिन असल में काफी ज्यादा टेक केयर करने वाली एक औरत है। और वो हंसते जा रहा था। जिसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम में हम देखते हैं उनकी जो प्रेजेंटेशन थी वो चलते जा रही थी, और सामने जो वाइस प्रेसिडेंट बैठा हुआ था होंग टेक ग्रुप का, उसे भी जो प्रेजेंटेशन थी वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है जितना कि उसने यहाँ पर सोचा था। तो जो यूटा थी और यांगी दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और हम देखते हैं जो यांगी थी वो यूटा को काफी ज्यादा पास में आ जाती है, और उसके वो भी उसे टच होने लगते हैं। यूटा शर्माने लगता है और कहता है मैनेजर काफी ज्यादा क्लोज में आ चुकी है। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहने लगता है हमारी जो कंपनी थी प्रेसिडेंट है वो आ जाएंगे तो हमारा जो डेप्ट का सेटलमेंट है हम उसे भी पूरा कर लेंगे। लेकिन यांगी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो बताने लगते हैं डेप्ट सेटलमेंट, आखिरकार तुम किस तरीके के सेटलमेंट की बात कर रहे हो, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी जो बैंक का मैनेजर था वो आ जाता है। वो कहने लगता है यांगी यहाँ पर हमारी कंपनी के ऊपर कई हजारों का जो डेप्ट है वो मौजूद है, कंपनी बुक में भी लिखा हुआ है, और इस तरीके से हमारी जो कंपनी की जो मतलब की पेएबल सैलरी होती है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। और वो बताती है कंपनी के एग्जीक्यूटिव होने के तौर पर तुम्हें इस तरीके की इस चीजों को पहले से सिचुएशन को हैंडल करके रखना था। लेकिन वो बताने लगती है डेप्ट, लेकिन कंपनी बुक में ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। और उसे याद आने लगता है कि उन ओल्ड मैन ने जो कंपनी से मौजूद की थी, और उसे पता तक नहीं था कि उन लोगों ने जो डेप्थ है इस बारे में छुपा कर रखा था। मैनेजर कहने लगता है कि तुम्हें कम्प्लीटली मूर्ख बना दिया गया है। उन ओल्ड मैन के द्वारा जो बुक थी जो तुम्हें पहले दी गई थी वो पूरी तरीके से गलत थी, और जो डेप्थ था वो अब तुम्हें चुकाना होगा। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है वो बताने लगती है फेक बुक्स, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, और ऐसे तो लगता है कि उन लोगों ने शुरू से ही डिसाइड किया था कि मुझे इस चीज में ट्रैप करने का। तो मैनेजर बताने लगता है कि तुम इसमें परफेक्टली तरीके से फंस चुके हो, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यांगी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। वो
बताने लगती है इस तरीके से जिस कंपनी को मैंने अपने ब्लड स्वेट और टीयर से बनाया है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। आखिरकार तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। हम देखते हैं जो मैनेजर था वो वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और कहता है बाय द वे हम लोगों ने एक न्यू कंपनी को स्टार्ट किया है जहाँ पर हम लोग जो है यूकटेक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे। अगर जो प्रेसिडेंट है यूकटेक कंपनी के वो इस कंपनी को 90 रैन में खरीद लेते हैं तो हमारी जो मतलब की मैनेजर होती है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और बताने लगती है 90 येन ये तो काफी ज्यादा लो प्राइस है। आखिरकार तुम किसी तरीके के एडवांटेज मतलब किसी की वीकनेस का एडवांटेज उठाने के बाद इस तरीके के जो अटेम्प्ट है उसे कैसे कर सकते हो। लेकिन मैनेजर कहता है लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे अपने पास कुछ भी नहीं बचा है और मुझे पता है कि तुम्हारे पास 90 एन अभी राइट नाउ होने भी नहीं वाले। तभी एक उनके पीछे बंदा था वो बताने लगता है मैनेजर कब आई। प्रेसिडेंट जो है यूकटेक कंपनी के वो आ चुके हैं। तभी प्रेसिडेंट आ जाता है वो बताने लगता है प्रेसिडेंट कोहिशिटा हम लोग आपका काफी ज्यादा लंबे समय से वेट कर रहे थे। उसके साथ में हम देखते हैं जो ब्रांच मैनेजर था वो भी आया हुआ था। तभी जो प्रेसिडेंट था वो बताने लगता है ब्रांच मैनेजर फुजीवारा मुझे माफ करना मैं तुम्हें यहाँ पर अपने काम के लिए साथ में ले आ चुका हूँ लेकिन मैं उस पर्सन से मीट करना चाहता था जिसने यहाँ पर इतने ज्यादा पैसे को तुम्हारी बैंक के अंदर डिपॉजिट कराया है। लेकिन ब्रांच मैनेजर कहता है कि मुझे माफ कर देना, हमारे जो बैंक के वीआईपी क्लाइंट होते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है इतनी आसानी से शेयर नहीं कर सकते भले ही वो तुम्हारे लिए क्यों ना होगा। तो प्रेसिडेंट भी कहता है क्या ये यहाँ पर सच है। लेकिन तभी जो ब्रांच मैनेजर था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एमसी उनके सामने बैठा हुआ था। वो बताने लगता है मिस्टर यूटा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो एमसी भी उसे देख लेता है और कहता है ब्रांच मैनेजर फुजीवारा और इतने में जो प्रेसिडेंट था वो समझ जाता है और बताने लगता है क्या ये वही पर्सन है जिस बारे में तुम बात कर रहे थे। मैनेजर कहता है तुमने यहाँ पर सही कहा यही वो बंदा है। प्रेसिडेंट तुरंत यहाँ पर हम्बल बन जाता है और थोड़े झुकते हुए बड़ी रिस्पेक्ट के साथ एमसी को ग्रीट करने लगता है और बताता है मैं प्रेसिडेंट यूकटेक कंपनी का मेरा नाम कोनिशिटा है और मुझे तुम्हारे जैसे पर्सन से मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे हालचाल कैसे हैं। हम देखते हैं जो मैनेजर कबाई होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और कहने लगता है प्रेसिडेंट कोनिशिटा क्या तुम यहाँ पर कोई गलती कर रहे हो किसी और को लेकर। ये झूठा मतलब जो यूटा है वो हमारी कंपनी में एक जूनियर के रूप में काम करता है। लेकिन हम देखते हैं प्रेसिडेंट चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पर पागल बंदे जो पर्सन तुम्हारे साथ सामने मौजूद है आखिरकार तुम उसे कैजुअली तरीके से कैसे लेते हो जिसने बैंक के अंदर यहाँ पर इतने ज्यादा पैसे को 1 लाख येन से भी ज्यादा पैसे को डिपॉजिट कराया था। ये काफी ज्यादा बेल्दी मैन है। हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर सॉक्ड हो जाते हैं। आगे एमसी कहता है प्रेसिडेंट कोनिशिटा अर्लियर तुम लोगों ने कहा कि तुम हमारे जो कंपनी है उसे 90 रैन में खरीदने वाले हो लेकिन मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर तुम्हारा जो नेम है वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रखा मतलब कि दिखाई देता है। मुझे माफ कर देना लेकिन आप जो कंपनी है उसे बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। तो प्रेसिडेंट भी यहाँ पर कुछ नहीं कहता। वो कहता है अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो जो ब्रांच मैनेजर फुजीवारा है वो कंपनी के डेप्ट है उसे पूरी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो एमसी कहने लगता है प्रेसिडेंट आखिरकार इससे क्या मतलब है। लेकिन तभी जो मैनेजर थी वो पूछने लगती है मतलब की जो मैनेजर यांगी होती है वो कहती है लेकिन मुझे इससे पहले एक चीज को पूछना पड़ेगा। एमसी कहता है कि यहाँ पर जो पीपल इस चीज में इन्वॉल्व है जिन्होंने फेक बुक को क्रिएट किया है मैं उसे लीगली यहाँ पर कंपनी को सेल करने के तौर पर अच्छे से उन्हें ट्रीट करने वाला हूँ। जिसके बाद एमसी यहाँ पर मैनेजर कावाई की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों ने इस सारी चीजों को बीच में अपने हाथ को यहाँ पर घुसेड़ा है तो तुम्हारी जो इन्वेस्टिगेशन है ब्रांच मैनेजर फुजीवारा करने वाले हैं और चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम लोग इसे बड़ी अच्छे से कोऑपरेट करने वाले हैं। फुजीवारा कहता है कि अथॉरिटीज और कंडक्ट पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ होने वाला है। हम देखते हैं जो मैनेजर कवाई होता है वो काफी ज्यादा घबरा चुका था और कहता है मुझे कह दो ये सब चीजें झूठी होने वाली हैं। और अगले ही हम दिन देखते हैं वो अरेस्ट हो चुका था अपनी ही कंपनी को अंदर से बेचने के लिए। हम देखते हैं जिसके बाद जो मैनेजर यांगी होता है और हमारा एमसी था वो दोनों ही ड्रिंक कर रहे होते हैं। मैनेजर उसे शुक्रिया कहती है हमारी कंपनी को लेकिन मेरी कंपनी को यहाँ पर बचाने के लिए मुझे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती है। और हम देखते हैं एमसी कहता है नहीं इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। लेकिन जो अब कंपनी थी वो एमसी की हो चुकी थी लेकिन वो अभी भी कहता है कि मैं मैनेजर यांगी को चाहता हूँ कि वो कंपनी को लीड करें लेकिन इस बार तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अगली बार तुम फ्यूचर में पास्ट के जैसे बिल्कुल किसी और के साथ मूर्ख नहीं बन सकती। और हम देखते हैं जो यांगी थी उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। वो शर्माते जा रही थी और कहती है लेकिन मैं काफी ज्यादा जल्दी लोगों की बातों में आ जाती हूँ। और वो उठकर एमसी के पास जाने लगती है और कहती है आखिरकार हम और क्यों नहीं पीते। और हम देखते हैं वो जाते हुए गिर जाती है। एमसी उसे पकड़ लेता है। यांगी बताने लगती है ऐसा लगता है मैंने अपने एंकल को मोड़ लिया है, क्या तुम मुझे अपस्टर मेरे रूम में जाकर छोड़ सकते हो। और वो शर्मा रही थी और वो साथ ही में कहती है लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा तुम इस स्ट्रेंज सिचुएशन का कोई भी फायदा नहीं उठाने वाले। एमसी उसे ले जाता है और कहता है मैं इन सारी चीजों को समझ चुका हूँ। वो उसे रूम में छोड़ देता है और कहने लगता है यांगी जो कि अब न्यू प्रेसिडेंट बन चुकी है कंपनी की मैं अब वापस चला जाता हूँ। लेकिन हम देखते हैं जो यांगी थी उसे पकड़ लेती है और पकड़कर उसे किस करने लगती है और बताती है कि यहाँ पर इस बार तुम मेरी ट्रिक में आकर फंस चुके हो। हम देखते हैं एमसी भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था और वो तुरंत ही यांगी को लिटा देता है और दोनों ही मूड बनाने लगते हैं। और हमें बताते हैं कि 6 घंटे बीत चुके थे उन्हें मंजिल लेते हुए। एमसी बताने लगता है इसमें तुम्हारी ही गलती थी क्योंकि तुमने मुझे प्रोवोक किया था। और वो हंसने लगता है। तभी जो मैनेजर होती है वो फिर से उसे प्रोवोक कर लेती है और हम देखते हैं एमसी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उनका नेक्स्ट राउंड फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें एमसी दिखाते हैं। एमसी को मिशन मिलता है कि तुम्हें आज का दिन खत्म होने से पहले 50 पेनीज को स्पेंड करना होगा और जो बोनस है उसे रैंडम तरीके से मिलने वाला है। जिसके बाद हमें एमसी जो था मैनेजर से कहने लगता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो कि मैं कंपनी के अंदर और थोड़ा इन्वेस्ट कर देता हूँ। लेकिन जो मैनेजर होती है वो मना कर देती है। अब मतलब की प्रेसिडेंट हो चुकी है हम उसे प्रेसिडेंट ही बुलाएंगे क्योंकि वो बताती है उससे पहले जो डैमेज हुआ है कावाई इंसिडेंट के दौरान उससे पहले रिकवर करना होगा। बाकी के बाद में जो अंदर की और भी जो लोग थे जो पकड़े नहीं गए हैं उन पे मुझे काफी ज्यादा ध्यान देना होगा। कंपनी के फाइनेंस परफॉर्मेंस पर मुझे बहुत कुछ चीजें करनी है लेकिन मेरे पास काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है मैं अकेले ही उसे रिकवर कर सकती हूँ और उसे नए लेवल तक भी ले जा सकती हूँ। जिसके
उसके बाद वो एमसी को किस करती है और कहने लगती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और ये मेरा ग्रेटेस्ट तरीका है जो मेजर शेयर होल्डर है उसे रिपे करने के लिए। और वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वहां से जाने लगती है। तभी एमसी को एक फोन आ जाता है, वो उसे उठाते हुए कहने लगता है यामागुची क्या हुआ कि जो आंट है वो हॉस्पिटलाइज हो चुकी है। वो हॉस्पिटल में चला जाता है। यामागुची उसका एक दोस्त है जिसकी जो मदर होती है वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसकी मदर बताती है कि अभी तक मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अचानक से मुझे सिकनेस हो जाती है। एमसी बताता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, ये बस सालों की थकावट है जो यहाँ पर अब साथ में निकल रही है। वो एप्पल को छीलते हुए बातें करते जा रहा था। तभी वो एमसी जो था उसके दोस्त से कहता है कि हम लोग यहाँ पर बचपन से ही दोस्त थे और मैं हमेशा यहाँ पर यामागुची के हाउस में, मतलब कि उसी दोस्त के हाउस में खाना खाने के लिए आया करता था और मैं एक्स्ट्रा ही खा लेता। उसका दोस्त भी हंस रहा था और वो आंट को एक एप्पल देने लगता है। एमपी सोचता है कि यहाँ पर दरअसल बात ये थी कि मैंने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं हॉस्पिटल की जो फीस है उसके लिए कुछ पैसे मांगना चाहता था, लेकिन अभी अभी मुझे यहाँ पर न्यूज मिली है जो यूटो की कंपनी है उसमें काफी ज्यादा ट्रबल मचा हुआ है और उसकी यंगर सिस्टर भी अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने वाली है, तो मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल होने वाला है। तभी एक नर्स और दो काफी ज्यादा यहाँ पर हट्टे कट्टे बंदे आ जाते हैं। नर्स कहने लगती है रूम नंबर 42, क्या ये यही रास्ता है? अब एक बंदा कहने लगता है यामागुची हमें तुम्हारे रूम्स को यहाँ पर इमीडिएटली मूव करने की जरूरत है, लेकिन तभी जो दोस्त है यामागुची वो वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने कहा था कि मुझे हॉस्पिटलाइजेशन की जो फीस है वो कुछ दिन में चुका दूंगा, उसके लिए मुझे थोड़ा समय दो, हमें बाहर निकालने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन नर्स बताती है हॉस्पिटल फीस हम लोगों को एक रेंट जो कैश है वो मिल चुका है कुछ समय पहले और आप लोगों को वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। जो पेमेंट है वीआईपी रूम की वो भी यहाँ पर सेटलमेंट हो चुकी है। जो बंदा था यामागुची वो शॉक्ड हो जाता है और वो कहने लगता है बन रैन। तो नर्स बताती है जो पेमेंट है वो हमने रिसीव कर लिया है और वो भी किसने की है? जो साथ में तुम्हारे जेंटलमैन खड़ा है उसने। और जो दो बॉडी बिल्डर थे वो हम देखते हैं यामागुची की मदर को लेकर जाने लगते हैं। वो लोग कहते हैं हम आपको सीधे यहाँ पर एक स्पेशल सर्विस के दौरान आपके वीआईपी रूम में शिफ्ट कर देते हैं। हम देखते हैं यामागुची की मदर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जो दोनों बंदे थे उसे अपने हाथों पर उठाकर ले जाने लगते हैं स्पेशल हॉस्पिटल रूम में। हम देखते हैं जो दोनों बंदे थे वो कहते हैं हम दो मतलब 24/7 आपकी सेवा में यहाँ पर हाजिर हैं और अपनी बॉडी को भी फ्लेक्स कर रहे थे। उसकी मदर इससे काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी यामागुची कहने लगता है यूटो क्या मैं यहाँ पर सपना देख रहा हूँ या पर कुछ? एमसी उसकी बातों को सुनते जा रहा था। यामागुची कहता है क्या यहाँ पर तुम मुझे थोड़ा पंच मार कर बता सकते हो कि मैं अभी सपने देख रहा हूँ कि नहीं? वो एमसी उसे थोड़ा पंच मारता है लेकिन इससे उसे काफी ज्यादा दर्द हो जाता है। एमसी कहता है कि ये पेनाल्टी है, तुमने मुझे यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन की फीस के बारे में क्यों नहीं बताया था? क्या हम लोग दोस्त यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है? तो यामागुची हिचकिचाने लगता है और कहता है कि इसके बारे में मुझे यहाँ पर माफ कर दो। लेकिन एमसी कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर तुम्हारे पास जब पैसे की जरूरत हो तो तुम मुझसे आकर सीधा मांग सकते हो, क्योंकि जो आंट की ट्रीटमेंट है वो सबसे पहले प्योरिटी करती है। तो जिस वजह से हम देखते हैं यामागुची रोने लगता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि तुमने जो मिशन था उसे कंप्लीट कर लिया है और उसे आई ऑफ द रूलर के नाम का एक जो ट्रेट है वो मिल जाता है। वो एमसी सोचने लगता है आखिरकार ये बोनस किस तरीके का है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं वो हॉस्पिटल के अंदर हमें नेक्स्ट स्पेशल रूम में बताया जाता है जो उसी के रूम के बाजू में था। एक लड़की जिसका नाम कैसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट या हमारा मीका होता है, वो कहने लगती है यंगर ब्रदर को क्या मुझे फोन लगाना चाहिए? वो उसके फादर से बात कर रही थी। वो फादर कहने लगता है नहीं नहीं, मेरी जो यूजुअल कंडीशन थी वो इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं थी। एक रीजन था मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था क्योंकि मैं कंपनी के मैनेजमेंट को यहाँ पर तुम्हारे ऊपर सौंपना चाहता था। वो एक फाइल के अंदर सारी चीजें उसे दे देता है जिसके अंदर कंपनी के सारे अरेंजमेंट लिखे हुए थे। और वो कहने लगता है मीका तुम कैसे अकेडमी में एक एलाइट के तौर पर हो, जो प्रोजेक्ट है वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे मेजर के हिसाब से परफेक्टली तुम्हें फिट होने वाला है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें इस चीज को हैंडल कर रहा हूँ और मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीद है। तो वो कहने लगती है मैं इस बार जो वर्क है उसे केयरफुली तरीके से करूंगी और आपको सिर्फ यहाँ पर आराम करने पर ध्यान देना चाहिए। वो डैड कहने लगता है प्लीज इन सारी चीजों को तुम्हारे यंगर ब्रदर को बताने की कोई भी जरूरत नहीं, जो कि सेंजी होता है और शायद ये वही सेंजी होने वाला है जिसके साथ अभी हमारे एमसी की बहस हुई थी। और हम देखते हैं जो मीका थी वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी एक लेडी और उसके साथ दो हम लोगों को भी देखते हैं। जो लेडी थी वो कहने लगती है ये लड़की कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है और ऐसा लगता है कि इसके पास काफी ज्यादा वेल्दी एसेट्स भी होने वाले हैं। जो औरत थी वो एकदम से उस लड़की के सामने आ जाती है, मतलब कि मीका के सामने आ जाती है और गिर जाती है। वो बताने लगती है तुम्हें ध्यान देना चाहिए, आखिरकार तुम यहाँ पर कहाँ पर चल रही हो? लेकिन मीका कहती है तुम ही वो थी जिसने मुझे धक्का दिया था। लेकिन वहाँ पर जो दो लोग मौजूद थे वो उस लेडी का यहाँ पर साथ देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमने भी देखा है कि तुम ही ने उस बूढ़ी औरत को धक्का दिया है, प्रिटेंड करने की कोशिश बिल्कुल भी मत ना करना कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और वो मीका को पकड़ने लगता है और पीछे के धकेलने लगता है, लेकिन तभी एमसी आकर उसे पकड़ लेता है और हम देखते हैं उसकी जो आई ऑफ द थ्रोट थी वो एक्टिवेट हो जाती है। मीका एमसी को धन्यवाद करती है, लेकिन जो एमसी था उसकी नजर कहीं और जा रही थी, वो शर्माने लगता है। आगे हम देखते हैं जो ओल्ड लेडी थी वो उस लड़की का पैर पकड़ लेती है और जोर से चिल्लाकर कहने लगती है कोई तो मेरी मदद कर दो, इस लड़की ने मुझे काफी ज्यादा जोरों से धक्का दे दिया है। वो काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाते जा रही थी। एमसी उसी को देखते जा रहा था। लड़की जो थी वो चिंता में पड़ जाती है और कहने लगती है इंडीड मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी चल रही थी और शायद गलती से मैंने यहाँ पर आपको धक्का दे दिया होगा। लेकिन तभी एमसी कहता है अगर तुम एडमिट कर लोगी तो तुम उनके ट्रैप में फंस जाने वाली हो, क्या ऐसा नहीं होगा? लेकिन जो लड़की थी उसे ट्रैप के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। वो कहने लगती है एक ट्रैप, आखिरकार तुम्हारा इससे क्या मतलब है? एमसी सोचने लगता है अगर मैं जब एक स्पेसिफिक पॉइंट पर फोकस करता हूँ तो मेरी स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है और वो उसी कारण से पता लगा सकता है। वो लड़की को बताता है जब तुम्हारी बॉडी और उस पर्सन की बॉडी 3 सेंटीमीटर के अंदर से थी टच करने से, तो जो वूमन होती है वो ऑलरेडी यहाँ पर नीचे की तरफ गिरना चालू कर देती है। साथ ही में जो लोग
उसकी मदद कर रहे हैं वो कैमरे से फोटो को लेकर एक ऐसे एंगल से फोटो खींच रहे हैं जिससे इस तरीके से दिखाई दे कि तो जो सारी गलती है वो तुम्हारी ही होने वाली है और किसी को पता ना लगे, ये सारा सेटअप है। और एमसी बताता है ये परफेक्ट शूट होने वाला है सारे एंगल से और सारे व्यू से, यही लगने वाला है कि जो सारी गलती थी वो तुम्हारी थी। तभी लड़की यहाँ पर कहने लगती है तो अच्छा ऐसी बात है तो मुझे क्या करना चाहिए। एमसी बताता है मैं तो बस ये सारी चीजें कैजुअली कह रहा था, लेकिन वो कहता है ऑनेस्टली ये उसी प्रकार के लोग हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं इस तरीके के एक्शन में, मतलब कि किसी को भी फंसाकर उससे पैसे ईटने में। रिसेंटली क्या तुमने किसी को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। लड़की सोचने लगती है और सोचते हुए बताने लगती है, मतलब कि जो आंटी थी जो नीचे गिरी हुई ओल्ड लेडी थी उससे कहने लगती है सॉरी मैम, मैं तुमसे यहाँ पर गलती से टकरा गई हूँ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मैंने तुमसे तो यहाँ पर टकराया ही नहीं। जो लेडी थी वो चिल्लाकर कहने लगती है तुम कितने ज्यादा कावर्डली चाइल्ड हो, तुम अपनी गलती को यहाँ पर एक्सेप्ट भी नहीं करती। जो सिक्योरिटी कैमरा है हॉस्पिटल के उनके अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई होंगी और तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहाना मारकर यहाँ से जा सकती हो। लड़की कहती है कि हाँ आंटी मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरीके से एग्री करती हूँ। जो सिक्योरिटी कैमरा है हमें उसे चेक कर लेना चाहिए, लेकिन जो रेगुलर कैमरा है वो फुटेज को इतने ज्यादा मिली सेकंड में डिटेल्स नहीं कर सकते। लेकिन आजकल के जमाने में जो सॉफ्टवेयर है वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, उनके जरिए तुम फोटो को एनालाइज कर सकते हो और उन्हें तुम काफी ज्यादा स्लो मोशन में देख सकते हो, जो कि 1000 सेकंड पर स्लो हो जाता है। और अगर ऐसा रहा तो जो सच्चाई थी वो सबके सामने आ जाएगी। जो लेडी थी वो थोड़ा पैनिक करना चालू कर देती है। तभी जो लड़की थी वो कहने लगती है जो सॉफ्टवेयर है वो वैसे तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन जैसे कि मेरी ये गलती थी तो जो सारी कॉस्ट है मैं उसे कवर करने वाली हूँ, इंक्लूडिंग जो तुम्हारा लॉस होने वाला है। लेकिन अगर इसमें जो सारी गलती है वो मेरी नहीं निकलने वाली तो जो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट और कंपेंसेशन है वो। लेकिन तभी जो लड़की थी और उसके साथ ही थे वो वहां से भागने लगते हैं और कहते हैं हमें यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा चालाक थी, वो कहती है जैसा कि मैंने सोचा था। तभी एमसी कहने लगता है क्या यहाँ पर सच में इतना हाई टेक्नोलॉजी का एडवांस सॉफ्टवेयर आज के जमाने में आ चुका है। लेकिन लड़की हंसते हुए कहने लगती है ये तो बस एक झूठी था, लेकिन प्रोबेबली ये उन लोगों को कन्विंस करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा था। और दोनों ही यहाँ पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद लड़की बताती है बाय द वे मेरा नाम यहाँ पर यामादा मीका है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। एमसी कहता है मेरा नाम यूटो मासुमिया होता है। लड़की कहने लगती है मैं थोड़ी यहाँ पर जल्दी में हूँ तो मुझे अभी जाना होगा, लेकिन अगर तुम फ्री रहते हो तो जरूर से यूनिवर्सिटी में आना, मैं तुम्हें वहाँ पर जरूर से मिलूंगी। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। एमसी कहता है तुम्हारा मुझसे इतनी कैजुअली तरीके से बात करना और मुझे यूनिवर्सिटी में इन्वाइट करना, क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं थोड़ा सस्पिशियस हो सकता हूँ। लेकिन एमसी इन बातों पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि मेरे जो कनेक्शन है इन जैसे लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऑलरेडी 6 बज चुके थे। तो वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। हमें बताते हैं यूटा का जो रेंटल अपार्टमेंट है वो वहाँ पर पहुंच जाता है और एक सोफा सेट पर बैठे हुए जो लाइव स्ट्रीम होता है उन्हें देखने लगता है। वो कहने लगता है लाइव स्ट्रीम को देखने में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है और हम देखते हैं दो पॉपुलर क्रिएटर का वहाँ पर पीके चल रहा था, जो उन दोनों के बीच में लाइव मैच चलता है और जिनकी ऑडियंस ज्यादा होती है, मतलब कि जिन्हें ज्यादा पॉपुलरिटी मिलती है वो इस मैच में जीत जाते हैं। जिनमें से हम पहले पिंक कलर की बालों वाली लड़की को देखते हैं। वो सभी से अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कह रही थी और काफी ज्यादा उसने छोटे कपड़े हुए पहने थे। लोग उसे यहाँ पर इमोजी, लाइक्स और पैसे भेजते जा रहे थे। और वहीं हम दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जो उससे कहीं उम्र में कहीं ज्यादा छोटी लग रही थी और उसने पूरे कपड़ों को अपने अच्छे से पहन रखा था और वो इस पीके मैच में हार रही होती है। वो सभी से यहाँ पर और ज्यादा वोट करने के लिए कहती है और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कहती है, लेकिन सामने वाली लड़की कहती है इन दी एंड ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर जीतने वाला हूँ। तो हमें जो सामने वाली लड़की होती है हमें उनका अभी नाम नहीं बताया गया है, तो क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। तो लड़की कहने लगती है जैसे कि वो एक स्ट्रीमर है तो हमें उसे स्ट्रीम के अंदर जो गेम है उसके पैरों से कंट्रोल करने के लिए उसे चैलेंज देना चाहिए। लेकिन तभी एमसी की जो आई ऑफ द रूलर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो कमेंट में लिखने लगता है कि जो सामने वाली जो लड़की थी जिसने पूरे कपड़े पहने हुए हैं उसके लेग काफी ज्यादा छोटे हैं और इस कारण से जो उसका प्रोपोर्शन है वो काफी ज्यादा ऑफ है, इसलिए वो टेबल पर इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो उस लड़की को कमेंट कर देता है, लेकिन जो पिंक वालों वाली लड़की थी वो उससे काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि मैं इतने ज्यादा लंबे समय से स्ट्रीम कर रही हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर स्ट्रीम के अंदर बिगनर हूँ और मुझे इन बारे में कुछ भी नहीं पता। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें इतने ज्यादा जो एंटी कमेंट्स है उन्हें नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं वो उसे उसकी स्ट्रीम से ब्लॉक कर देती है। एमसी शॉक्ड हो जाता है और जो उसकी ऑडियंस थी वो भी हमारे एमसी को क्रिटिसाइज करने लगती है और वो सभी को बताती है चिंता करने की कोई भी बड़ी बात नहीं, हमने उसे ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है। और एमसी को फोर्सफुली उसकी स्ट्रीम से निकाल दिया जाता है। एमसी कहने लगता है इनक्रेडिबल, ऐसा लगता है कि जो पर्सन की अकेले की जो ओपिनियन होती है वो यहाँ पर शेयर करने से कोई भी फायदा नहीं है। जिसके बाद एमसी जो सामने वाली लड़की थी जिसने पूरे कपड़े पहने हुए थे उसके पास पहुंच जाता है, जिसका नाम मारियाना होता है। वो इस टीम को चेक करने लगता है। तभी जो मारियाना थी वो कहने लगती है नहीं नहीं जो पीके टाइम है वो ओवर होने वाला है और सभी को मेरी मदद करनी होगी। वो काफी ज्यादा टेंस में चली जाती है और तभी हमारा जो एमसी था उसकी स्ट्रीम में एंटर कर जाता है और वो उससे जो जायंट फेरी के जो स्टिकर्स थे जो कि पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें 5x करके सेंड कर देता है, जिससे दोनों ही स्टीमर जो गर्ल्स थी वो शॉक्ड हो जाती हैं। जो जायंट फेरी होता है वो बनियन को कॉस्ट करता है और 5 टाइम उसने सेंड कर दिया था जो कि 5 9 के बराबर था और आज के जमाने में वो काफी ज्यादा पैसे होते हैं। और जो मारियाना होती है हम देखते हैं जो पीके स्ट्रीम थी उसमें कमबैक कर लेती है। मारियाना काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो कहने लगती है यूटू-सान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। और जो सामने वाली पिंक हेयर की लड़की थी वो कहने लगती है यूटू
यूटो, ये तो मुझे कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ये काफी ज्यादा फेमिलियर पर्सन है। और वो अपने पोज को चेंज करते हुए काफी ज्यादा सेडक्टिव तरीके में सभी को काफी ज्यादा हार्डर ट्राई करने के लिए कहने लगती है। और इस लड़की का नाम युकाची होता है। वो बताते हैं कि युकाची है, तुम सभी को के लिए जो लेटेस्ट स्ट्रेच है वो करने वाली है। लेकिन हम देखते हैं एमसी के सामने कौन टिकने वाला था, वो जॉइंट फेरी को 10 गुना करके भेज देता है। सभी लोग काफी ज्यादा शौक थे, वो कहने लगते हैं नहीं नहीं नहीं, अनदर 10 यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसा लगता है वो रिपीट करते ही जा रहा है, उसकी उंगली लगातार दबते ही जा रही है। आखिरकार जो इतना बिग स्पेंडर है वो कैसे शो हो चुका है, ये तो कम्प्लीटली तरीके से पूरे जो पीके का रिजल्ट था उसे बदल देने वाला है। मारियाना काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, वो कहने लगती है देन यामाची, मतलब कि युकाची सॉरी युकाची नाम है उसका, तो ये टाइम हो चुका है तुम्हारे गेम पेनाल्टी के बारे में। जो युकाची थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और एमसी सोचने लगता है कि तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था युकाची, तुम मेरी अपोलोजाइज के लिए वेट करना। और उसके मैसेज अभी तक उस तक नहीं पहुंच रहे थे। वो कहने लगता है कि तुम्हें इस चीज को करना ही होगा। और हम देखते हैं स्ट्रीम के अंदर जो युकाची होती है वो माफी मांगने लगती है यूटो से। वो कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने यहाँ पर जो पेनल्टी है उसे एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। एमसी शॉक्ड हो जाता है और जब हम देखते हैं कि मारियाना ने उसे मैसेज किया था, वो कहने लगती है यूटो से तुम्हारा पहले के लिए मुझे सपोर्ट करना काफी ज्यादा अच्छा लगा और उसके लिए काफी ज्यादा शुक्रिया, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा पैसे जो है मेरे ऊपर खर्च कर दिए होंगे। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें कभी भी तुम्हें रिटर्न कर सकती हूँ। और बताती है अगर मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया हो तो मैं तो जो सारा रिफंड है उसे भी कर सकती हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। एमसी सोचने लगता है रिफंड, क्या मैं इतना ज्यादा स्पीसियस हो चुका हूँ? एमसी कहता है नहीं नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जो सारा पैसा है वो तुम्हारा होने वाला है और ये कोई ज्यादा बड़ा पैसा नहीं था। जिसके बाद मारियाना की जो लोकेशन होती है आईपी एड्रेस पर, वो मुशाशी डिस्ट्रिक्ट होता है। मारियाना कहने लगती है क्या तुम यहाँ पर मुशाशी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, और अगर रहते हो तो क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? मैं तुम्हें एक अच्छी से ट्रीट देने वाली हूँ, एक थैंक यू गिफ्ट के तौर पर, तो तुम्हें क्या लगता है हमें मिलना चाहिए? एमसी सोचने लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं टारगेटेड हो चुका हूँ क्योंकि मैंने काफी ज्यादा पैसों को वेस्ट कर लिया है बेल स्टीमर और जो डेस्परेट मतलब कि डेस्परेट होते हैं फैंस के लिए, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फ्री मील वो भी कोई और दे रहा हो तो ये कोई क्राइम नहीं है। वो बताता है कि मैं अपनी लोकेशन को भेज दूंगा। जिसके बाद हम मारियाना हाउस में देखते हैं, उसका हाउस काफी ज्यादा बड़ा और लग्जरियस लग रहा था। एक कमरे में बहुत सारे लेटेस्ट कलेक्शन के हैंडबैग्स दिखाए जाते हैं जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे। एक लेडी बैठी हुई थी जो कहने लगती है ये किड जो है उसकी मोम उससे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन वो कहीं और ज्यादा बिजी है और उसने मुझे पूरे दिन भर के लिए यहाँ इन दीवालों से बात करने के लिए छोड़ दिया है। क्या मैं उसे यहाँ पर बात करने के लिए कोई भी नहीं मिलने वाला? तभी वो लड़की वहां पर आ जाती है और ये और कोई नहीं बल्कि मारियाना होती है और कहने लगती है मेरी जो स्ट्रीमिंग जॉब है वो काफी ज्यादा लंबे समय तक लगी है, ऐसा लगता है या मुझे जो मेरी मोम है उनसे काफी ज्यादा लंबे समय तक बात करनी होगी, मेरा जो काम है वो खत्म हो चुका है। और वो उसके मोम के पास आकर चिपक जाती है और कहने लगती है यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं अपनी जो बिलव्ड मोम है उन्हें अकेले छोड़ दूं, क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? तो उसकी जो मदर थी वो कहने लगती है ऑनेस्टली तुम्हें इतना ज्यादा यहाँ पर काम करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हारी लिटिल पॉकेट मनी है वो मैं हर मंथ तुम्हें यहाँ पर भेज ही देती हूँ, तो तुम्हें इस सभी चीजों को करने की कोई भी जरूरत नहीं। और जो तुम्हारे गले में नेकलेस पड़ा हुआ है जो एक ब्रांड न्यू है, इसकी कॉस्ट 43 यान होती है और तुम स्ट्रीमिंग की जो मनी है उसके बलबूते पर लाइफ टाइम में इसे कभी भी नहीं खरीद पाओगी। लेकिन जो मारियन थी उसे किसी मतलब इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहने लगती है वो स्ट्रीमिंग मनी के लिए नहीं करती, लेकिन वो इस चीज को फैंस के लिए करती है और वो इसे करना काफी ज्यादा पसंद है। जिसके बाद वो बताने लगती है मैं स्ट्रीम पर एक बंदे से मिली थी जो काफी ज्यादा मतलब की इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसकी मदर कहने लगती है मैंने तुमसे हजारों बार नहीं 100 बार कहा है कि तुम्हारी जल्दी अरेंज मैरिज होने वाली है, तो तुम्हें यहाँ पर जो नानियो ट्रेडिंग कंपनी का सन है उसके साथ शादी करनी होगी, तो तुम्हें जो बियर्ड रिलेशनशिप के जो थॉट्स हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। और उसकी मदर खड़ी हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं जो मारियान थी वो कहने लगती है बट मॉम मैं तो यहाँ पर जो मैरिज है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, मतलब कि अभी नहीं करना चाहती। तो उसकी मदर जाते हुए कहने लगती है ऑलराइट अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट है तो तुम्हें अपने डैड से बात करनी होगी, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हम एमसी को देखते हैं वो बाहर जा रहा था और कहता है मैं मुझे काफी ज्यादा भूख लग चुकी है और मुझे खाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। उसके मन में काफी ज्यादा अच्छी अच्छी जो डिशेस थी वो आते जा रही थी। वो सोचने लगता है आखिरकार मुझे यहाँ पर जो ग्रिल्ड चिकन है उसके साथ बियर लेनी चाहिए। जिसके बाद वो इजाकिया टोक्यो मतलब कि टाइकियो नाम की एक प्लेस पर आ जाता है जहाँ पर हमें सुनाई देता है कोई कह रहा था प्लीज जो रेंट का पेमेंट है क्या आप कुछ और देर तक होल्ड कर सकते हैं, मैं उसे जरूर से चुका दूंगा। एक हम आदमी को देखते हैं वो किसी से रिक्वेस्ट कर रहा था, वो बताता है कि जो सेल्स है अभी काफी ज्यादा डाउन चल रही है, इसलिए मैं जो प्रॉपर्ली तरीके से रेंट है उसे पे नहीं कर सकता। सामने हम देखते हैं उस प्रॉपर्टी की लैंडलेडी खड़ी हुई थी, वो बताती है मैं तुम्हें यहाँ पर कह रही हूँ मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई चैरिटी चला रही हूँ, मुझे भी पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर तुम रेंट को पे नहीं कर सकते तो तुम्हें इस प्लेस को छोड़कर चला जाना चाहिए, और जैसे कि तुम रेंट को पे नहीं कर सकते तो हमें जो किचन के इक्विपमेंट है उन्हें सीज करना होगा। लेकिन वो बंदा घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए। लेकिन हम देखते हैं लैंडलेडी अपने आदमियों से कहती है चिल्लाते हुए जो कुछ भी तुम्हें मिले वो सारी चीज तुम्हें उठला ले जाना चाहिए। लेकिन वो आदमी उन्हें समझाने की कोशिश करता है और कहता है हमारा जो ग्रिल्ड है उसमें स्पेशल ऑर्डर के साथ बनाया गया है और इसकी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है, लेकिन जो रेंट है वो सिर्फ 150 सेंट है। तो ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम देखते हैं जो आदमी थे वो उसे धक्का देते हैं और कहते हैं अगर हम इस चीज को बेच भी देंगे तो हमें कुछ ज्यादा
पैसा नहीं मिलने वाला, ये तो तुम्हारा शुक्रिया होना चाहिए कि हम सारी चीजों को उठाकर लेकर नहीं जा रहे। वो आदमी गिरने वाला था लेकिन एमसी तभी वहां पर आ जाता है और उस बंदे को पीछे से पकड़ लेता है। हम देखते हैं वो बंदा बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उसकी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। वो काफी ज्यादा टेंस में आ जाता है। एमसी उससे कहता है क्या तुम यहाँ पर टेनेंट स्पेस के ओनर हो, आखिरकार तुम्हें कितने ज्यादा इस शॉप के लिए पे करने की जरूरत है? वो सारे पैसे मैं चुकाने वाला हूँ। जो औरत थी वो कहने लगती है आखिरकार तुम कौन हो और उसकी बदल तुम पे करने वाले हो, लेकिन आखिर ऐसा क्यों करने वाले हो? वो बताती है कि जब से मैंने जो रेंट रखा था उसे काफी ज्यादा लो रखा था क्योंकि मैं काफी ज्यादा काइंडनेस माइंड वाली पर्सन हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर जो स्टोर है उसे भी ओपन करने दिया था। जिसके बाद वो कहने लगती है लेकिन तुम्हें यहाँ पर पता है कि जो सारी प्लेसेस है यहाँ की रिडेवलपमेंट के अंडर में जाने वाली हैं और ऐसा कॉमर्शियल एरिया बनने वाला है, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे जो सेम रेंट है वो मैं नहीं रख सकती, मुझे भी रेंट को बढ़ाना होगा। तो बंदा कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर ये कहा है लेकिन हर बार रिडेवलपमेंट के नाम पे जब से वो अनाउंस हुआ है तुम प्राइस को बढ़ाते ही जा रही हो। लेकिन जो लेडी थी वो उसे चुप करा देती है और कहती है जो साथ की तीनों शॉप है मेरी होने वाली है और अभी यहाँ पर एक जो ऑफर है वो भी चल रहा है कि तुम अपनी जो शॉप है उसे रेंट कर सकते हो, वो भी 2 येन के बदले में, और मुझे वो ऑफर चाहिए क्योंकि वो मुझे काफी ज्यादा फायदेमंद है। एमसी अपने फोन को निकाल कर किसी से बात करने लगता है और कहता है ब्रांच मैनेजर फूजीवारा, और वो उससे बात करने लगता है। लेडी उससे कह रही होती है अगर तुम्हें यहाँ पर 80 सेंट को 1 येन में रेंट में मंथली देने के लिए तैयार हो तो मैं इस बारे में सोच भी सकती हूँ। एमसी तभी कहता है क्या पेपर वर्क कंप्लीट हो चुके हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद एमसी कहता है कि हमें इस तरीके की चीजों को जो ओनरशिप के राइट है उसे डिस्कस करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि जो प्लेस है ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। लेकिन जो लेडी थी वो हंसते हुए कहने लगती है तुम्हारी क्या तुम्हें यहाँ पर पता है कि ये प्लेस मेरे नाम पर है और क्या तुम अपने दिमाग से पागल हो चुके हो? जो पूरी बिल्डिंग है वो मेरे नाम पर मौजूद है, चाहे तुम मुझे कितने भी ज्यादा पैसे क्यों ना देने वाले हो, मैं इसे बेचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और वो अपने आदमियों से कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या बातें सुन रहे हो, जल्दी करो और वहां पर जो भी सामान मौजूद है उसे यहाँ पर उठाकर लेके आओ। हम देखते हैं वो शॉप के पास जाने लगते हैं लेकिन एमसी जो था उन दोनों को ही अकेले के दम पर संभाल लेता है और उन्हें काफी ज्यादा दूर धकेल देता है, जिससे लेडी भी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और कहने लगती है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें पुलिस को पकड़ा दूंगी, मैं पुलिस को कॉल करने वाली हूँ। एमसी कहता है कि मैं तो बस कंफर्म कर रहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही राइट है जो कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। तभी हम देखते हैं वहां पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज आ जाती हैं जो इस पूरे प्लेस को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। एमसी कहता है ऑन दी अदर हैंड मैंने इस पूरी लैंड को जो एंटायर डाउनटाउन है उसे परचेज कर लिया है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी जो वर्कर्स थे वो आ जाते हैं और कहते हैं सर हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? जो लेडी थी वो चिल्लाने लगती है और कहती है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एमसी बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर पूरे होल एरिया को फ्लैटन कर सकता हूँ, वो भी उसमें समय नहीं लगने वाला था, और जिसके बाद शायद मैं ऐसे 2 महीने 3 महीने यहाँ पर और भी ज्यादा लंबे समय तक ऐसे ही पड़ा रहने दूं। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इसे कोई भी परचेस मतलब कि रेंट करने चाहता है। कुछ फ्यू हंड्रेड येन मेरे लिए कुछ भी नहीं होने वाले, वो तो मेरे लिए बस एक लिटिल पॉकेट मनी के समान है। जो लेडी थी वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कुछ 100 येन, वो भी पॉकेट मनी? और ऐसा लगता है कि मैंने कम मतलब कि सच में किसी जो डेंजरस आदमी है उसे यहाँ पर परेशान कर दिया है। वो अपने घुटनों पर आ जाती है और कहती है प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर दो। वो बताती है लास्ट ईयर मेरी जो सारी इंस्टॉलमेंट थी वो फेल हो चुकी हैं और मेरे पास अपने जो सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, बस ये रेंट करने के लिए दुकान ही बची थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा था। एमसी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पता है कि तुम्हें क्या करने की जरूरत है? वो लेडी कहने लगती है अब से जो सारा एक्स्ट्रा रेंट है उसे छोड़ दिया जाएगा, साथ ही में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल है वो हमारे ऊपर रहने वाला है, इस बारे में तुम क्या कहते हो? एमसी कहता है बेल अब तुम्हें यहाँ पर पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इस वजह से हम देखते हैं एमसी के जो अचीवमेंट्स पॉइंट होते हैं वो भी उसे मिल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो शॉप जिस बंदे ने रेंट की हुई थी वो एमसी को अच्छा अच्छा ग्रिल्ड सैंडविच और वगैरह वगैरह चीजें बनाकर खुआने लगता है। वो कहता है टुनाइट जो सारी प्लेस है वो तुम्हारे लिए रिजर्व की गई है, तुम जितना चाहे खा पी सकते हो। और वो कहता है कि मात्सुमिया सामा तुम्हारा बहुत शुक्रिया आज जो तुमने मेरे लाद के लिए यहाँ पर किया है। एमसी कहता है प्लीज मुझे इस तरीके से कहने की कोई भी जरूरत नहीं, और मैं हमेशा यहाँ पर आज से जो रात के टाइम है नाइट बिल्ड्स के लिए यहाँ पर आने वाला हूँ क्योंकि यहाँ का जो टेस्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एमसी की बातों को सुनने के बाद जो बंदा था वो कहने लगता है जैसा मैंने सोचा था कि तुम मेरे टेस्ट को समझते हो। यहाँ पर वो साथ में काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो बताता है कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो हमारी सीक्रेट रेसिपी है वो हमारे डेकेट से फैमिली में पास डाउन की गई है, जो रेंट इशू नहीं होता। मैं मेरे बिजनेस पे काफी ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ और अभी जैसे कि रेंट नहीं रहा है तो मैं मेरे बिजनेस को और आगे तक ले जा सकता हूँ। लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है और कहता है कि मुझे एक मिनी लियन ने इन्वाइट किया है और वो भी यहाँ पर याकीटोरी खाने के लिए। एमसी यहाँ पर खाते जा रहा था। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि मैनेजर यांगी होती है। वो कहने लगती है बेल ये खाना काफी ज्यादा डिलीशियस है। एमसी सोचने लगता है अगर मैं इसे बताऊंगा कि जो याकीटोरी है वो यहाँ की बिलियंस ऑफ बर्थ में पड़ी है तो वो कैसे यहाँ पर रिएक्ट करने वाली होगी। लेकिन जो मेन मिशन है वो मुझे बता रहा है कि मैं किसी भी जो प्रो गिलेबल पीपल है उसे डिटेक्ट कर सकता हूँ, मतलब कि उसके जो अचीवमेंट को पॉइंट प्रूफ कंप्लीट करने के लिए उसे एक स्किल मिल जाती है जिस पर वो किसी भी झूठ बोलने वाले या फिर किसी को भी ट्रिक स्कीमिंग करने वाले बंदे को पकड़ सकता है। हम देखते हैं वो उस मैनेजर यांगी के पास जाकर स्मेल करने लगता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके का जो स्कैम है वो नजर नहीं आ रहा
है। तो यांगी कहने लगती है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, आउटसाइड में हम मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें स्टॉप कर देना चाहिए ऑलरेडी। और वो शर्माते जा रही थी। साथ ही में वो एमसी कहती है अगर तुम्हें ये स्मेल इतनी ज्यादा पसंद है तो हम कुछ जाकर घर पे यहाँ पर कर सकते हैं। तो एमसी उससे कहने लगता है कि एक रीजन था मैंने तुम्हें आज यहाँ पर इन्वाइट किया था। बताता है क्योंकि मैं एक न्यू कंपनी को स्टार्ट करने वाला हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है कुछ चीजों को सेटअप करने की और ऑफिस को डिसाइड करने की। जो प्रिपरेशन था कंपनी की वो तुम्हारे ऊपर होने वाला है। तो एमसी मतलब जो लड़की थी वो बताने लगती है तुम्हारा ये मतलब कि मैं सेक्रेटरी होने वाली हूँ, ऑफकोर्स ये मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। आगे वो बताती है बाय द वे किस टाइप के बिजनेस को तुम यहाँ पर करने वाले हो जिसमें तुम्हें ऑफिस की और वगैरह चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वो बताता है कि मैंने अब इस चीज में डिसाइड नहीं किया है लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है शायद उस पर यहाँ पर काम करूँ। उसके लिए मुझे हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए काफी ज्यादा अच्छी लोकेशन की जरूरत होगी, जितनी ज्यादा अच्छी उतनी ज्यादा बेहतर। एमसी सोचने लगता है आज सडनली मुझे एक आइडिया आ चुका है। जो मियाओ मियू सेन थी वो मेरे रास्ते में पड़ने वाली है जब मैं हेडक्वार्टर बिल्डिंग जाने वाला हूँ और मैं उसकी मदद भी कर सकता हूँ जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा बोनस इफेक्ट भी मिलने वाले हैं। वो खुश लग रहा था। तभी हम देखते हैं जो मैनेजर थे वो कहते हैं ये भी काफी ज्यादा अच्छी बात है। आई एम सॉरी मतलब कि मैनेजर नहीं है वो एक प्रेसिडेंट बन चुकी है और मैंने जो करंट कंपनी है वो स्टार्ट की थी इसलिए मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और मुझे प्रोडक्ट और वगैरह फाइंड लोकेशन को फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले। एमसी कहता है लेकिन तुम्हें मनी को वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं। ऑलराइट क्या तुम समझ चुकी हो क्योंकि जो चीजें हैं यहाँ से और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाली हैं। हम देखते हैं तभी जो मैनेजर थी वो शॉपकीपर से कहते हैं ये सारा सामान को यहाँ पर हटाने के लिए, लेकिन एमसी कहता है आखिरकार क्यों। हम देखते हैं वो लोग घर पर आ जाते हैं और आते ही उन लोगों का जो माहौल है वो बनने लगता है और मैनेजर कहने लगते हैं ऑनेस्टली मैं काफी ज्यादा यहाँ पर मेहनत कर रही थी इस कंपनी को तुम्हारे लिए मैनेज करने के लिए, लेकिन तुम किसी और लड़की के साथ यहाँ पर मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो। एमसी बताता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लड़की बताती है कि तुम्हारे अंदर से किसी और के परफ्यूम की स्मेल आ रही है, तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। आगे वो बताती है मैं और भी ज्यादा तुमसे नहीं पूछने वाली, बस इतना यहाँ पर बता दो कि जब तुम्हें मदद करने मतलब की जरूरत पड़ने वाली है तो तुम्हें मुझे ही फोन करना होगा। मैं उन सारी चीजों को यहाँ पर अच्छे से ध्यान रख लूंगी। क्या तुम इस चीज को समझ चुके हो। बुक एमसी कहता है ऑफ कोर्स मैं इन सारी चीजों को समझ चुकी हूँ। जिसके बाद वो प्लेस पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमें दिखाते हैं उसका पीछा और कोई कर रहा था और एमसी की जो स्किल थी आई ऑफ द रूलर वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एमसी को समझ में आ जाता है कोई उसको डिस्टेंस से फॉलो करने की कोशिश कर रहा है और इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैंने 1 to 8 के जो सारे चैप्टर्स हैं उन्हें एक्सप्लेन कर दिया है और आगे के चैप्टर्स जो है वो अभी रिलीज नहीं हुए हैं। रिलीज होते ही मैं उन्हें भी आज एक्सप्लेन कर दूंगा अगर इस वीडियो को अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता है तो, नहीं तो मैं तो वैसे भी कल एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। जितनी ज्यादा लाइक कमेंट मिलेंगी उतनी ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।